राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट से पहले 4 दिसंबर को सीएम भजनलाल शर्मा ने 9 नीतियां लॉन्च की। उसमें से एक थी ऊर्जा डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी, जिसको लॉन्च किया गया। और इसके बारे में जानेंगे, हमारे साथ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मौजूद है। सर, सबसे पहले तो मैं आपकी सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है और 1 साल के दौरान ही इतनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट एक ब्रॉड आइडिया के साथ होने जा रही है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। देखिए, हमने ये प्रयास किया है कि सरकार बनते ही हमारे विजनरी मुख्यमंत्री जी ने कि हम राइजिंग राजस्थान करें, और उस राइजिंग राजस्थान में जिस तरह से लोगों का आकर्षण राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के प्रति है और वो भी ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के प्रति है, तो एक ऊर्जा की एक एकीकृत नीति, ऊर्जा नीति हम लेकर के आए हैं 2024। पहले की जो नीतियाँ थी उसमें अलग अलग 3 नीतियाँ थी। हमने उसको सबको सम्मिलित करके और एक नीति बनाई है, और उसका उद्देश्य है कि आने वाले समय में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक देश को एक टारगेट दिया है कि हमें 2030 तक 500 गीगावाट तक हमारी इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाना है, लेके जाना है। और उसके लिए राजस्थान में हमने तय किया है कि 115 गीगावाट राजस्थान में हम यहाँ प्रोडक्शन करेंगे। और उसको आकर्षित करने के लिए हमने इस एकीकृत ऊर्जा नीति में कई तरह के नए नवाचार किए हैं, कई तरह के हमने इसमें ऐसे प्रावधान किए हैं कि यहाँ आने वाला इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे और उसके साथ साथ वो और अधिक उत्पादन करे। इसके लिए सुविधाएं भी दी है हमने, और कई ऐसे चार्जेज हैं जो हटाए हैं, और उसका लाभ यहाँ आने वाले इन्वेस्टर को मिलेगा। साथ ही हमने इसमें प्रावधान किया है कि यहाँ जो भी कोई सोलर लगाता है, और उसको हमने ये प्रावधान दिया है कि अगर कोई 100 मेगावाट का सोलर लगाता है तो उसको 5% कोई बिजली स्टोरेज करने पर 75% उसको ट्रांसमिशन चार्जेज में छूट होगी। अगर वो इसको बढ़ाकर 5% की जगह 30% स्टोरेज करता है तो उसको 100% ट्रांसमिशन चार्जेज में छूट होगी। इसी तरह से पहले ये प्रावधान था कि जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वहाँ पर केवल 50% ही हम सोलर ऊर्जा के रूफटॉप प्लांट लगा सकते थे। उस 50% से हमने बढ़ा करके उसको 80% किया है कि अब जहाँ ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उसकी जितनी क्षमता है वहाँ उसकी क्षमता का 80% तक प्लांट लगाए जा सकते हैं। इससे हमारे पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से हो या अन्य सोलर प्लांट लगे तो उसकी क्षमता बढ़ेगी, तो उसके बढ़ने से निश्चित रूप से और अधिक प्लांट वहाँ लग सकेंगे। ऐसी एक हमने क्या है कि जैसे मल्टी स्टोरीज है, फ्लैट बन रहे हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं थी, कोई नीति नहीं थी कि उनको अगर वो भी चाहें कि कहीं सोलर लगा ले, रूफटॉप उनके पास छत है नहीं तो लगा नहीं सकते थे। उसके लिए हमने ये रिलैक्सेशन किया है कि ऐसी मल्टी स्टोरी जो अपना सोलर लगाना चाहते हैं, उनके पास छत नहीं है, वो एक अपना खुद का कैप्टिव प्लांट लगा ले और उसके माध्यम से जहाँ भी लगाए वहाँ से वो ट्रांसमिशन लेके आए, उनको भी हमने ये छूट दी है। तो इस तरह से कई प्रावधान इसमें किए हैं ताकि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सोलराइजेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बैटरी स्टोरेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा पीएसपी लगे, इस हाइड्रो पावर प्लांट लगे, और हम इस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लिए भी हमने कई सुविधाएं इस ऊर्जा नीति में की है, जिसका लाभ प्रदेश को मिलने वाला है। सर, आपने जिक्र किया सौर ऊर्जा के तहत जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में है उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो कैसे जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग हैं वो कैसे इसका लाभ ले सकेंगे और कैसे ये जो सौर ऊर्जा से ये रोशन हो सकेंगी? देखिए, उनके पास वहाँ पर अगर छत नहीं है तो वो कहीं पे अपना प्लांट लगा ले, जहाँ पर उनके लिए स्पेस अवेलेबल है, जगह है, वहाँ प्लांट लगाएंगे तो उसकी परमिशन उनको मिल जाएगी और उसके साथ नेट मीटरिंग हो जाएगी। इस तरह से उनको अलग जगह पर अपनी प्लांट लगा करके वहाँ पर उनके लिए परमिशन दी गई है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा लाभ वहाँ के रहने वाले उन कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को मिलेगा इसके माध्यम से। जी, बहुमंजिला इमारतें भी अब सौर ऊर्जा से जो है रोशन हो सकेंगी। सर, एकीकृत सभी योजनाओं पॉलिसीज़ को कंबाइन किया गया है इसके तहत जो इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी लॉन्च की गई है, लेकिन योजनाएं आती है
बहुत मतलब लाभ बताए जाते हैं, लेकिन वो धरातल पर क्या ये पॉलिसी उतर पाएगी? जिस योजना के साथ बना तैयार किया गया है वैसे वर्क कर पाएगी? देखिए, हमने सोच समझ करके और एक यहाँ पर आने वाले इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए इसमें प्रावधान किए हैं। कई तरह के जो चार्जेस थे वे वेवर किए हैं, कई तरह की छूटें दी है। और यहाँ पर कोई सोलर लगा रहा है, सोलर लगाने वाला अगर यहाँ पर ही उसके निर्माण का कोई प्लांट लगाता है तो वो उसके पैनल बनाता है, एसेसरीज बनाता है, तो उसके है कि उसके लिए हम उसको ज़मीन आवंटन के लिए अतिरिक्त प्रावधान करेंगे। प्राथमिकता से उसको ज़मीन उपलब्ध होगी ताकि यहाँ पर निर्माण की इकाइयाँ भी लग सके, ताकि प्रोडक्शन भी यहाँ हो और यहीं पर वो यूटिलाइज हो। तो निश्चित रूप से राजस्थान के लोगों को यहाँ रोज़गार मिले, यहाँ के युवाओं को, उद्यमियों को रोज़गार मिले, इसका भी लाभ उनको मिले। तो ऐसे निश्चित रूप से जो ये लाभ भी मिलेगा। और हम जो नीति लेकर के आए हैं, नेक नीति से लाए हैं। हमने इसमें ये सोचा है कि कैसे राजस्थान को अगर इस आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से हमें कई प्रावधान करने होंगे, और वो सब हमने किए हैं। उसका लाभ आने वाले समय में राजस्थान को मिलेगा। और जिस तरह से राजस्थान की ओर पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व आज अगर जनरेशन के लिए, सोलर उत्पादन के लिए किसी तरफ देख रहा है तो राजस्थान की तरफ देख रहा है। और उन संभावनाओं को देखते हुए राजस्थान यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आएगा, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेंगे। और साथ साथ हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद देश के अन्य प्रांतों को भी यहाँ से रोशन करने का काम आने वाले समय में राजस्थान करेगा। हाँ, बिल्कुल। सीएम का ये जो नीति लॉन्च की, आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश को इस तरह की ये स्कीम जो है वो लाई गई है। लेकिन सर, कब तक, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी का भी विकसित राष्ट्र बनने का जो सपना है, और आपने भी कहा कि हमारे प्रदेश में सौर ऊर्जा को लेकर सबसे ज़्यादा जो है वो चांसेस है, तो कब तक हम बिल्कुल आत्मनिर्भर बन जाएंगे? कब तक वो दिन कब आएगा जब हम बिजली में जो लॉसेस है उसको पूरा करते हुए हम प्रॉफिट की तरफ बढ़ जाएंगे, और किस तरह से हम निर्यात करने की जो उस स्थिति में आ जाएंगे? देखिए, राजस्थान में अभी भी लगभग 22,000 मेगावाट सोलर उत्पादन होता है। उसमें से हमें राजस्थान को मिलता है 5 से 6,000 मेगावाट। बाकी अभी भी यहाँ से ट्रांसमिशन होकर अन्य प्रदेशों को जा रही है। अब हम अपनी उपयोगिता पूरी करेंगे और यहाँ लगने वाले प्लांट हम खुद के लगा रहे हैं, हमारे डिस्कोमों के प्लांट लगा रहे हैं, हम सोलर लगा रहे हैं। आप देखिए, हमने 4,500 मेगावाट के ऑर्डर दे दिए हैं। लगभग हमने 1,000 मेगावाट का और टेंडर निकाला है जो कि हैम मॉडल पर है। उसमें से भी 380 मेगावाट के हमें टेंडर मिल चुके हैं, बाकी को फिर हमने वापस निकाल दिया है। हम 6,000 मेगावाट के और कुसुम सी के, कुसुम ए के टेंडर कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर एक छोटी छोटी जगह पे एक इंटीग्रेटेड ना हो करके और एक अलग अलग जगह पे हर जीएसएस के पास में प्लांट लग जाए। ये हमारी योजना है कि सोलर हर जीएसएस के वहाँ लग जाएगा, तो वहीं पे रोज़गार मिलेगा। वहीं छोटा उद्यमी उसको लगा लेगा या किसान लगा लेगा और वहाँ कुछ लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। उससे ट्रांसमिशन भी कॉस्ट भी कम होगी और उससे लॉसेस भी कम होंगे, जिससे कि वहीं पर बिजली बनेगी, वहीं खपत होगी और वहीं उपयोग होगी। इसका लाभ भी राजस्थान को मिलेगा। तो ये चीज़ें हमारी निश्चित रूप से चल रही है और प्रक्रियाधीन है। हम किसानों को हमने कहा है कि 2 साल में, हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हमारे हर किसान को 2 साल के अंदर अंदर आने वाले 2027 से पहले पहले हम दिन में बिजली दें। अभी भी हमने दिन में बिजली किसान को देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जहाँ पर हमारे पास जीएसएस में 2 ब्लॉक में, वहाँ पर हमारा अगर जीएसएस चलाने की क्षमता है तो 2 ब्लॉक में हम किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं। जहाँ पर 2 ब्लॉक में हम वहाँ पर उपलब्ध लोड को नहीं चला पाते तो वहाँ हम 3 ब्लॉक में चला रहे हैं, और ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से उस जीएसएस को अपग्रेड करके और 2 ब्लॉक तक ले आएँ। वो उसकी प्रक्रियाधीन है। यही नहीं, जहाँ पर हमें लाइट की प्रॉब्लम है, ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम है, ट्रांसमिशन को बढ़ा रहे हैं। ट्रांसमिशन के नए जीएसएस हम स्वीकृत किए हैं हमने, 70 से 72 जीएसएस, और उनको भी हम चालू कर दिया, हमने ऑर्डर दे दिए। तो वहाँ ट्रांसमिशन बढ़ेगा तो वहाँ भी दिन में बिजली उपलब्ध हो पाएगी किसानों को अपने खेतों में पानी देने के लिए। एक बहुत बड़ी सोच के साथ हम चल रहे हैं और राजस्थान में निश्चित रूप से आने वाले इस 5 साल के कार्यकाल में राजस्थान ऊर्जा के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा। इस सोच के साथ हमारा विभाग काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी की जो सोच है उसके
अनुसार हमारा ऊर्जा विभाग निश्चित रूप से उन सभी चैलेंजों को भी स्वीकार किया है हमने, जो पिछली सरकार ने हमारे को दिए थे, और अब उनको हम पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान ऊर्जा में आत्मनिर्भर बन के और आने वाले समय में अतिरिक्त उत्पादन करके देश के अन्य भागों को भी रोशन करने का काम हमारा राजस्थान करेगा। जी बिल्कुल सर, जो आत्मनिर्भर बनने की ओर भी कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऊर्जा को विकास करने के लिए भी, जैसे RDSS योजना है वो भी काफ़ी वितरण तंत्र को मजबूती के लिए कर रही कार्य चल रहा है। और इसी के साथ जो ऑनलाइन सभी कार्यों को किया गया है, उसमें भी जो नए कनेक्शन थे उसमें 1 महीने का समय लगता था, अब 1 दिन में कनेक्शन मिल रहे हैं, 24 घंटे बिजली, दिन में बिजली देने की जो योजना है वो भी कार्य कर रही है। लेकिन आपने जिक्र किया हेम मॉडल का, हेम मॉडल का बहुत हद तक विरोध हो रहा है, कर्मचारी खुद इसका विरोध कर रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं उनको संतुष्ट करने के लिए भी आपने कहा था कि कोई निजीकरण नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो विरोध की राह अपनाए हुए हैं, कैसे उनको आप संतुष्ट कर पाएंगे अभी? देखिए, कोई भी अच्छा काम और बड़ा काम जब हाथ में लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ हमें परिवर्तन करने होते हैं। वो परिवर्तन हमने किए हैं। एक हेम मॉडल एक प्रचलित मॉडल है एनयूटी में, जहाँ रोड सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम हुए हैं। हेम मॉडल के आधार पर NHAI ने एक ऐसे बड़े बड़े रोड बनाए हैं जिसका लाभ इस प्रदेश को मिला है। और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होता है वो आने वाले, अगर हमारे पास संसाधन नहीं है और उसकी हम नहीं जुटा पा रहे हैं, तो हम हेम मॉडल के माध्यम से वो संसाधन जुटा करके और उसको हम 8 साल 10 साल के टाइम पीरियड के लिए जो निर्माता है, जो निर्माण करने वाली कंपनी है, उसको देंगे ताकि वो रखरखाव भी कर सके। और 10 साल का उसका गारंटी पीरियड होगा। 10 साल तक के पीरियड में हम उसको अलग अलग किस्तों में वो रिपेमेंट करेंगे, तब तक वो उसका टाइम पीरियड है, जब तक रखरखाव भी वो करेगा। इसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ। हमें जहाँ किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में 2 से 3 साल लगते हैं और वो पूरा हो जाता है। उसके बाद अगर वो रखरखाव करते हुए उसी से आने वाली जल्दी, आज हम अगर इसको नहीं करते तो हमें लगभग 25% ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर को हाथ में ले सकते थे। आज हमने 7-8 हज़ार करोड़ का काम करते, आज हेम मॉडल के अनुसार हम लगभग 28 से 30 हज़ार करोड़ का काम कर रहे हैं, जो जल्दी पूरा होगा और उसको लाभ भी जल्दी मिलेगा। हमारी जो बिजली तंत्र की जो सुदृढ़ीकरण है वो जल्दी होगा, तो उसका लाभ एक बिजली अच्छी मिलने लगेगी, जिसका लाभ यहाँ के उपभोक्ताओं को मिलेगा और उसी से इनकम होगी। उसी से हम करके और उस इन्वेस्टर को जिसने इसमें पैसा लगाया है प्रोजेक्ट में, उसको रिटर्न करेंगे हर 6 महीने की किस्तों में। तो ये इस निजीकरण नहीं हुआ, जल्दी काम हो, इसके लिए हमने बैंक में फाइनेंस ना लेकर के उस निर्माता कंपनी जो निर्माण कर रही है वो फाइनेंस लेकर के लगाएगी और उसको हम रिटर्न करेंगे उससे इनकम करके। ये मॉडल है और इस पे निश्चित रूप से कोई भी किसी तरह के हमारे डिस्कॉम के, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, उनके हितों की कोई अनदेखी नहीं हो रही है। उनको कोई अच्छी सोच के साथ हमने समझाने की ज़रूरत है, वो समझ में आएगा तो निश्चित रूप से वो भी इसमें सहयोग करेंगे। ऐसा हम कर्मचारी बंधुओं से हमने भी आग्रह किया है कि इसमें आपके कोई हित होने वाला नहीं है। सर इसमें 3 चीज़ है, जैसे जोधपुर में भी ऐसा किया गया था कि सभी GSS के रखरखाव के कार्य को ठेके पे दिया गया था, लेकिन वो कंपनी बीच में वो छोड़कर भाग गई थी, चली गई थी। और इसी के साथ कर्मचारियों का कहना है कि लगातार डिस्कॉम जो है वो प्रॉफिट में जा रही है, अभी जो लॉसेस कम करते हुए कवर अप कर रही है। फिर क्यों ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? और इसके साथ ही उन कर्मचारियों का क्या, जो अभी वो जो रखरखाव का कार्य जो निजी हाथों में जाए, ठेके पे देने की योजनाएं बना रहे हैं, वो कर्मचारी अब क्या करेंगे? देखिए, हमारे पास जो कर्मचारी जहाँ लगे हुए हैं और जहाँ वही काम कर रहे हैं, हम नए GSS बना रहे हैं। जो नए GSS बन रहे हैं उसके लिए हमारे पास मैन पावर उपलब्ध नहीं है, उन्हीं को ही ठेके पे दिया जा रहा है। या फिर जिस का ठेका ख़त्म हो गया उसको रिवाइज करना है तो नया टेंडर निकाल करके उसको ठेके पे दिया जा रहा है, न कि जो जहाँ कर्मचारी उपलब्ध है वहाँ पर कहीं भी मैंने निर्देश दिए हैं कि कोई GSS ऐसा जहाँ पे पहले से पूर्व में हमारे पास अगर कार्मिक हैं और उनको ठेके पे नहीं दिया जाएगा। जहाँ पर हमारे पास अगर कर्मी नहीं है, हमारे पास स्टाफ की कमी है और जहाँ पूर्व से चल रहे हैं उन्हीं को ही उस ठेके पे दिया जाए, ये मैंने निर्देश दिए हैं और उसकी पालना हुई है। तो कम से कम हमने
कई जीएसएस जो कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिए गए तो उनको वापस हमने अपने कर्मचारियों से ही चालू करके और उनको निश्चित रूप से चलवाया है। तो ऐसी पहले का टेंडर निकला हुआ था उसको हमने ठीक करके किया है, तो ऐसा नहीं होने देंगे। कर्मचारियों का कोई अहित नहीं होएगा, हम कर्मचारियों के साथ हैं, उनका भविष्य उज्जवल है। डिस्कॉम आने वाले समय में जब अच्छा काम करेगा, कर्मचारी सहयोग करेंगे, प्रॉफिट में आएगा, तो इनका भविष्य और उज्जवल होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सर अंतिम सवाल, लगातार समय बदल रहा है, मीटर भी बदल रहे हैं। हम चक्री वाले मीटर से इलेक्ट्रॉनिक मीटर पे आए, पुश फिट मीटर के बाद में अब हम स्मार्ट मीटर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या जो बदलाव मीटर में बताए जा रहे, किए जा रहे हैं, करोड़ों की लागत से वो मीटर लगाए गए, अब दूसरे मीटर चेंज किए जा रहे हैं, तो सच में वो फ़ायदा क्या कंज्यूमर्स को मिलेगा? क्या वो मीटर उस तरह से कार्य कर पाएंगे? कितना, क्या कुछ स्मार्ट मीटर के बारे में कहना चाहिए? देखिए, जहाँ जहाँ जब जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, परिवर्तन आ रहा है देश में, दुनिया में, तो निश्चित रूप से उसका लाभ हमें उठाना चाहिए। आज जो मीटर स्मार्ट मीटर आ रहा है, वो स्मार्ट मीटर में एक किसी भी उपभोक्ता को एक अपने उपभोग को मेंटेन करने की सुविधा मिलेगी। आज मैं आपको समझाऊं कि बिजली की भी दरें अलग अलग टैरिफ हो गई है, अलग अलग समय अनुसार। अगर वो दिन में उपभोग करेगा टैरिफ अलग है, वो रात को करेगा अलग है, वो अगर उपभोग कोई पीक टाइम पे करेगा उसकी दरें अलग है। इस तरह का एक फ्लक्चुएशन दरों में आ गया है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ भी वो कर सकता है। वो देखेगा कि उसका मीटर उसके मोबाइल से कनेक्ट हो सकता है, वो मीटर मोबाइल से कनेक्ट होकर ये बताएगा कि अभी आप उपभोग कर रहे हो उसकी दर क्या है, शाम को करोगे तो क्या रहेगी, दिन में करोगे तो क्या रहेगी। वो देखेगा कि घर में वॉशिंग मशीन चलाना है मुझे, वो वॉशिंग मशीन गृहिणी तब चलाए जब हमारी बिजली की दर कम हो, तो वो दोपहर में होता है। वो मशीन सुबह चला दें या रात को चलाएं तो दर ज़्यादा लगेगी, तो वो पीक आवर्स में ना चला के उसको इस तरह से जैसे भी इक्विपमेंट है हमारे, उनको हम घर में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ में हैं, इसी तरह से छोटे मोटे जो भी हैं अपन शॉप्स हैं, वहाँ भी हम मैनेज कर सकते हैं हमारे मतलब इक्विपमेंट को कि कब हमें उपयोग करना है, ताकि वो बिजली का कम बिल आवे। इसी तरह से आपके घर में बिजली चल रही है, कितना खर्चा हो रहा है, किसी संस्थान में चल रही कितना हो रहा है, आप मोबाइल में देख करके और उसके साथ मैनेजमेंट कर सकते हो कि मेरी वेस्ट कितनी जा रही है, आज मीटर कितना आया, कल कितना रीडिंग आ रही है, दोपहर में कितना आ रहा है, शाम को, एक एक चीज़ उसमें है। तो उसका लाभ उपभोक्ता को मिलेगा, जिससे कि वो अपना बिल भी कम कर सकता है अगर वो मैनेजमेंट करे और थोड़ा सा समझ के साथ अपनी बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति उस बिजली की उपलब्धता और उसके टैरिफ के अनुसार करेगा, तो निश्चित रूप से उसको बिजली का बिल कम हो सकता है। तो इससे फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान कुछ भी नहीं है। और उसका डिस्कॉम में ये होगा कि आने वाले समय में उस पर उसकी रीडिंग ऑनलाइन आ जाएगी, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बिलिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा, सॉफ्टवेयर से वो डला कनेक्ट रहेगा, तो उसका लाभ भी मतलब निश्चित रूप से डिस्कॉम को भी मिलेगा और उपभोक्ता को भी मिलने वाला है। जी सर, बिल्कुल। तो ये थे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हमारे साथ, जिन्होंने इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी के बारे में बताया और हेम मॉडल को लेकर लगभग कर्मचारियों को भी आश्वस्त किया कि उनके हक जो है वो कहीं नहीं छीना जाएगा। और इसके साथ ही जो स्मार्ट मीटर को लेकर क्या क्या टेक्नोलॉजी, क्या कैसे हम स्मार्ट बन रहे हैं और कैसे बिजली को स्मार्टनेस के साथ में हम बढ़ा सकते हैं, उसको विकास कर सकते हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ प्रीति सैनी, जी मीडिया, जयपुर।